मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के साथ कैसे देखते हैं? ताल्लुकात के पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि हसीना वाजिद जो थी उनके ताल्लुकात तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दुश्मनी वाले थे। तो अभी जो डॉक्टर यूनुस आए हैं या बुरी हुकूमत आएगी, तो आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेशन दी है, लाइकली प्रॉब्ली दे आर चेंजिंग, द एम्बेसडर भी चेंज कर रहे हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे देखें, जो भी गवर्नमेंट आएगी, इट विल बी कोलिशन सब्सिक्वेंटली नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी। इवन इंटरम गवर्नमेंट के होते हुए पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने अपने खुल के सपोर्ट का इजहार किया है और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल में हमारे देखें इंडिया में खलबली तो इसीलिए बची है, वहाँ पे तो मातम का समा है कि वहाँ पे अब की एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आएगी। तो देखें हम 1000 मील दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो। लेकिन ये है कि वहाँ पे एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आने से ये होगा कि जो पहले अवामी लीग पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही थी, अब वो वहाँ पे नहीं होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हमारे हालात मुख्तलिफ हैं और वहाँ पे एक डिक्टेटोरियली रिजीम थी जिसको जमहूरियत का लिबादा पहनाया हुआ था। मगर एक चीज़ फरमाइएगा, खौफनाक किस्म की पॉलिटिकल यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है हमारे यहाँ भी। एक तरफ आपकी ये गवर्नमेंट है जिसके बारे में अजीब से इल्ज़ामात हैं, या आपके पास वो पतन की रिपोर्ट भी आई होगी। तो ये कितना फैक्टर जो है हमें कैन लैंड अस इन ट्रबल इन आवर ओन वे में बी, बट ये बड़ी खौफनाक किस्म की इररिकॉन्सिलेबल टाइप सिचुएशन और राइवलरी बन गई है। जनाब ब्रिगेडियर साहब, देखिए जी, आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बड़ी अशद ज़रूरत है। और देखें, चाहे वो लोग अपोजिशन में बैठे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, मिलजुल के पाकिस्तान के लिए बात करनी है, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक बात करनी है। यही आज आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंतशार हो गए तो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सब लोग बशमूल उनका मैं खुद, हम इंतशार के सामने खड़े होंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने इंतशार की मिसालें दी कि ममालिक जिस तरह इराक है, लीबिया है, सीरिया वगैरह, जहाँ पे इंतशार था, आज वो वहाँ पे देखे एक आर्मी कमज़ोर थी और वहाँ पे वो मुल्क डिफेंड नहीं कर सके, वो मुल्क टूट गए हैं। वहाँ पर अभी डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। सो मेरे ख्याल में इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में, अपोजिशन में, प्रोविंसेस में हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज हैं और इदारे, सब ने मुल्क के पाकिस्तान के बेहतरी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने सोचना है और काम करना होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये एक और जंग के साए लहरा रहे हैं इस रीजन में। इजराइल और ईरान ने वो किया है कि वो रिटेलिएट करेगा। उधर ये भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान शायद हमें ईरान को असला बेच रहा है, जिसके बारे में कोई वेरीफाइबल रिपोर्ट्स नहीं मिली। बहरहाल ये कोई जुर्म तो नहीं है, पूरी दुनिया यही काम करती है। बहरहाल इसको आप कैसे देखते हैं? अगर ईरान इराक जंग छिड़ती है या कोई लिमिटेड वार होती है, वो खित्ते पर क्या असरात उसकी होंगे और हम किस हद तक उससे मुतासर होंगे? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखिए, अव्वल तो जो आपने वेपन्स की बात की, दैट वाज ए फॉल्स है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये तो डिसइंफॉर्मेशन जो है कैंपेन्स चल रही है वो उसका हिस्सा था। सेकंड जी, देखें जी, ईरान ने स्ट्राइक करना है और स्ट्राइक के डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर हो रहे हैं और इसमें जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो मिल के करेंगे और लाइकली चांसेस है एक दफ़ा नहीं होगा, 2 दफ़ा स्ट्राइक्स होंगी। और जिस दफ़ा कोई डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी वर्कआउट हो रही है, जिस तरह बताया जा रहा है, डिफरेंट ब्रिगेडियर साहब यहाँ रुकिएगा, मैं अगर गलत नहीं समझा तो आप कह रहे हैं कि 2 दफ़ा स्ट्राइक होगी और डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। डिफरेंट किस तरह से सर? हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए, फर्स्ट टाइम जो अटैक हुए, जो रेटिलिएट ईरान ने किया, तो उस वक्त देखिए उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे थे, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट, इट वाज नॉट मोर देन 1% भी नहीं था। एक लड़की जख्मी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। इसके लिए देखें, पहले ईरान अकेला था, इस दफ़ा जो होगा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, हिजबुल्लाह भी एक्टिवली वहाँ से करेगा, हौतीस भी करेंगे और जो सीरिया में जो ग्रुप से एफिलिएटेड है विद हिजबुल्लाह वो भी करेंगे और जो लोग हैं इराक में बैठे हैं वो भी करेंगे और हमास भी करेगा। और सेकंड इसलिए है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के बाद उनके जो एक दफ़ा करने के बाद वो असेस करेंगे उनका डिफेंसिव सिस्टम कहाँ पे है, तो क्या रिटेलिएट करता है। इसके बाद एक और स्ट्राइक जाएगी, जो मेरे अपनी जो
मेरी अपनी सोच है उसके मुताबिक एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। देखें इनकेस इसमें अगर ये ऐसा होता है तो एक बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है, आलमी जंग बन जाएगी। ईरान के हमसाया मुल्क हैं और हमारे साथ तो उनकी सरहद लगती है, पाकिस्तान पे क्या असरात मरतब हो सकते हैं? क्योंकि बड़ी जंग अगर खित्ते में छिड़ जाती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ मकामात से अटैक होंगे, तो फिर तो बहुत बड़ी जंग छिड़ने का खदशा है। देखें जी, दुनिया की और अमेरिका की भी कोशिश है ये जंग लिमिटेड रहे, उसी रीजन के अंदर रहे। पहले तो कोशिश की गई थी गजा में रहे, गजा से निकल के अब ये लेबनान में भी जा चुकी है, सीरिया में भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं, हौतीस को भी इजराइल ने स्ट्राइक्स किए हैं, रेड सी में एक्टिविटीज जारी हैं, तो इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, रीजन में होंगे। लेकिन अभी जिस तरह मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज ने, जिस तरह सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि जो हानिया की जो वहाँ पे असैसिनेशन है वो ठीक नहीं हुई, इस तरह के स्टेटमेंट है। अब अरब्स को ऑलरेडी उन्होंने, ईरान ने भी मैसेज दिया है कि आप लोग इससे बाहर रहें। लेकिन अमेरिका की भी कोशिश होगी कि ये वार जो है एक्सपेंड ना करे, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। और लेकिन इसराइल की कोशिश ये होगी कि ईरान को इसको ड्रैग करता रहे, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि नेतन्याहू की अपनी सर्वाइवल की जंग है। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी वो बहुत सारे मसाइल में है, उनकी अपनी रेटिंग विद इन इजराइल गिर चुकी है, और तो इसलिए वो ब्रिगेडियर साहब एक और अहम सवाल मैं चाहता हूँ ये भी कवर हो जाए। अगर ये वार होती है तो ज़ाहिर है दो बड़े प्लेयर इमर्ज किए हैं रिसेंटली, एक चाइना है और एक अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जब वहाँ पे हमला हुआ एक बीच पर इन्होंने किया, एक अमरीकी मिसाइल फेंका था, तो उस पर वो गए, पहले नॉर्थ कोरिया गए और साथ ही उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जनाब हम तमाम जो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं उन्हें वी विल आर्म देम टू द टीथ। इनका क्या रोल होगा अगर ये जंग बढ़ती है? तो देखें कि वो अपनी मूवमेंट ज़रूर शो करेंगे। चाइना और रशिया जो है यकीनन इसमें उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि सीरिया में रशियन प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है। बाकी वैसे ये देखें कि अमेरिकन जो मिलिट्री है प्रेजेंस से मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका फॉरवर्ड जो कमांड है सेंटकॉम का वो तो कतर में है, कुवैत में इनके फोर्सेस हैं, बहरीन में इनके फोर्सेस हैं, सऊदी अरब में है, इराक के अंदर है, और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो रोजवेल्ट है वो ऑलरेडी मूव कर चुका है। एक एडिशनल स्क्वाड्रन ऑफ F-35 जहाज वो भी जा चुके हैं। तो ये तो एक शो ऑफ फोर्स के तौर पे है, लेकिन स्टिल अमेरिकन विल ट्राई कि सिचुएशन एस्केलेट ना करे, काबू से बाहर ना निकले, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अरब स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगा। मगर देखिए इजराइल तो बिल्कुल काबू में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उन्होंने कर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल बना दी, बच्चों के गले काट रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये काजी साहब आप सही कह रहे हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट है। देखें इससे पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की आप हालत देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे लें, उनके रेजोल्यूशन सीज फायर की वो उस पर एक्सेप्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो डिसीजन जो वो है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट वाली बात है। और सेकंड ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अमेरिकन का भी नेशनल इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का भी नेशनल इंटरेस्ट है, तो इसलिए चल रहे हैं। सो हमारे लिए ये हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी मियां साहब, यू हैव एनीथिंग टू आस्क? देखिए ब्रिगेडियर साहब, जो इजराइल है वो तो आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके इरादे यही लग रहे हैं कि वो पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लाना चाह रहा है। अगर ईरान और इजराइल के दरमियान एक हमला होता है, जंग लगती है, तो इसके बाद जो इजराइल का अगला हदफ होगा वो अरब होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा खित्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा? चाइना जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर, या चाइना जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, यहाँ CPEC चल रहा है, तो फिर चाइना को भी आगे आना पड़ेगा, दीगर ममालिक भी आगे आएंगे, तो फिर अमेरिका पहले ही यहाँ पर मौजूद है इस खित्ते में, तो ये एक बड़ी जंग छिड़ सकती है और इजराइल जो है ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में सर? लेकिन जी मेरा ख्याल में ये कोई ऐसी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इट विल बी लिमिटेड होगी, अगर जो भी होगी। चाइना का भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो स्टिल वो पीसफुल उस नेगोशिएशन डिप्लोमेसी पे जाएगा। रशिया मिलिट्रीली सपोर्ट ईरान को कर सकता है, अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो सपोर्ट कर रहा है। अभी ईरान की देखें, लेकिन सर इल्जाम लग रहे हैं कि पाकिस्तान मिसाइल दे रहा है ईरान को, कोई ऐसा इल्जाम जो है वो इल्जाम ही है या कि इसमें हकीकत है कोई?
वो नहीं, दैट इज फेक न्यूज है, डिस इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करेगा ना, क्योंकि हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उसके मुताबिक हम जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फेक न्यूज थी। और बाकी देखे, ईरान और इसराइल, ईरान को असल बड़ा दहशत लगा है जब ये इस्माइल हानिया के असैसिनेशन हुई है। ईरान वाज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड एज ए रीजनल पावर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में। लेकिन इस इवेंट के बाद और पास में देखिए जिस तरह साइंटिस्ट वहाँ पे असैसिनेट हुए, मोहसिन फकरी ज़ादा के असैसिनेशन हुई, बहुत सारे और दूसरे थे, तो उनसे ईरान की जो क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा एक धचका लगा है, इनकी ह्यूमिलिएशन हुई है। तो दे आर ट्राइंग टू रिडीम या साल्वेज। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया, वक्त की दीवार सामने आए। शायद साहब आपके बहुत शुक्रिया।